हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। यूकेपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जितने भी 2023 तक की पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर कराने वाली हूँ, जिसमें आपके 100+ क्वेश्चन रहेंगे फिलहाल आज की वीडियो में। सो पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र या पारितंत्र शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो 1935 में किया गया था। वो किया गया था किसके द्वारा? A.G. टांसले के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। इनके अकॉर्डिंग किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों या उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण में पारस्परिक जो रिलेशन जो संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को ही इन्होंने क्या कहा है? पारिस्थितिकीय तंत्र या पारितंत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप लोगों का, ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक धातु कौन सा होता है? तो ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक जो घातक प्रदूषक धातु है वो होता है लेड, यानी कि शीशा। क्या हो जाएगा? लेड यानी कि शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट अर्थ समिट की बात हो रहा है। तो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, और प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार की अगर बात करती हूँ तो ये 1972 में हुआ था। सेकेंड अर्थ समिट, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं 1997 यानी कि थर्ड। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2143 किस में आ रहा है? 2143 ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2009 में आयोजित कोपेनहेगन शिखर वार्ता में किस विषय पर विचार किया जाना था? दिसंबर 2009 में आयोजित कोपेनहेगन शिखर वार्ता में जिस विषय पर विचार किया जाना था वो विषय था क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का। और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो विषय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को निर्धारित करने से रिलेटेड ये आपका सब्जेक्ट था। अगला आता है, भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? तो भारतीय शेर का जो प्राकृतिक निवास स्थान है इंडियन लायन का, वो कहाँ पर है? वैसे एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हमारा है ऑप्शन बी, गिर फॉरेस्ट गुजरात का। और गिर के जंगलों को 1965 में वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस के लिए प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2, NO2, CHO, CFCSO3 ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हाइड्रोजन का कोई भी योगदान नहीं होता है। ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश रासायनिक स्मॉग यानी कि धूम्र कोहरा में नहीं होती है। तो बताना है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग में नहीं होता है। तो भाई इसमें आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। स्मॉग वायु प्रदूषण का एक सामान्य रूप होता है। इसमें मुख्य रूप से ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पेन से बना होता है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसी जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैव ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है आपसे पूछा गया है। जेट्रोफा कर्कस का होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और विश्व की प्राचीनतम प्रजाति इसको मानते हैं जो यूको रबीएसी कुल का पौधा है। जैव ईंधन के रूप में प्रयोग होता है।
जेट्रोफा का जो तेल होता है उसको डीजल के साथ यूज़ किया जाता है, और बायोडीजल एक मिथाइल एस्टर होता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजैविक कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम उपायों में से एक है। अजैविक कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम उपायों में से एक है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग इज करेक्ट आंसर। अजैविक कचरा वो कचरा होता है जिसे जैविक प्रोसेस या जैविक प्रक्रिया के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें धातु, फाइबर, रबर, कांच, कागज, बैटरी, चिकित्सकीय अपशिष्ट इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सो ध्यान रखिएगा, ये है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरकाशी में लोकेटेड है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर कॉर्बेट है, गोविंद है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, राजाजी नेशनल पार्क भी है। अगला क्वेश्चन आता है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। इन अ फूड चेन हार्बीवोरस आर। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं, हार्बीवोरस आर आपसे पूछा गया है। सो भाई अगर मैं बात करती हूँ खाद्य श्रृंखला, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। इनके विभिन्न घटकों का एक क्रम होता है, जैसे घास उत्पादक, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है। देखो घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो यहाँ पर घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक सेकेंड उपभोक्ता हो गया, सर्प टर्शरी तीसरा उपभोक्ता हो गया। तो इस तरीके से आपने क्रम याद रखना है। सो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिह्नित है? तो देखो भाई, धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। इसी के तहत कुल 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जिनमें लक्ष्य फर्स्ट गरीबी की समाप्ति, ठीक है, और लक्ष्य 2 था भुखमरी से मुक्ति, लक्ष्य 3 था लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य है, ठीक, आरोग्यता, और चौथा था गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए। सो यहाँ पर 4th वाला आपसे लक्ष्य पूछा गया है। सो यहाँ पर हो जाएगा एजुकेशन। क्या हो जाएगा? एजुकेशन। प्राकृतिक वर्ण की इकाई है, द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द। प्राकृतिक वर्ण की यूनिट क्या होती है? सो प्राकृतिक वर्ण की यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ, ये है आपका व्यक्ति, इंडिविजुअल होती है। प्राकृतिक चयन का अर्थ है उन गुणों से जो किसी प्रजाति को बचे रहने और प्रजनन में सहायता करते हैं, और इनकी आवृत्ति पीढ़ी दर क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। इनकी इकाई इंडिविजुअल व्यक्तिक है। उस सिद्धांत को डार्विन ने क्या करा था? डार्विन ने प्रचारित किया था, प्रसारित किया है, ये भी ध्यान रखना। भोपाल त्रासदी का कारण एक अत्यधिक विषैला रसायन था जिसका नाम क्या, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ भोपाल गैस ट्रेजिडी की, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 के अराउंड ये भयानक एक औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें मध्य प्रदेश में हुई थी ये घटना, जिसे भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जाते हैं। इसमें यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट है ना नामक एक गैस है, उसका रिसाव हुआ, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और लोगों को मतलब अनेक बीमारियां हुई थी, अंधेपन का शिकार हो गए थे। इसका यूज़ वैसे कीटनाशक बनाने में होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। अब इसमें आने यहाँ पर क्या दे रखे हैं? राष्ट्रीय उद्यान गिवन है। सो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये है भाई हमारा कहाँ पर? कर्नाटका में। बांदीपुरा कहाँ पर है आपका? कर्नाटका।
यानी कि दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये चला गया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, यूपी यानी कि ठूवर, तो ये भी चला गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट। गिर राष्ट्रीय उद्यान हम सभी जानते हैं गुजरात में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हमारा उड़ीसा में है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट होगा। अगला है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। सो मानव पर्यावरण जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया था। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आपका ये 5 जून 1972 से स्टार्ट हुआ, 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी 1972। इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ये पहला प्रयास था और एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई। नाभिकीय सशस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव हुआ था। ये सारी चीज़ें हुई थी जो मेन आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पादप हैं, तो हरे पादप कौन है, उपभोक्ता, परजीवी, अपघटक या उत्पादक। 2022 में जो जूनियर असिस्टेंट यूकेपीएससी का पेपर हुआ था उसमें आप लोगों के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी उत्पादक क्या है, प्रोड्यूसर होते हैं। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करने में सक्षम होते हैं। हरे पौधों को कहा जाता है उत्पादक, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अपघटक जीव उन्हें कहा जाता है जो मृत और क्षय करने वाले जीवों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें आपका पूछा जा सकता है। 1986 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम। एक्टों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2002 में। देखो भाई, इसका उद्देश्य जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में निहित उद्देश्यों पर जो है निहित उद्देश्यों को पूरा करना था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए किया गया था प्राधिकरण की स्थापना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। Which one of the following is known as the Earth Summit? सो ये सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों को अवशोषण होता है। तो ओजोन परत के द्वारा जिन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, अब्जॉर्ब उनको किया जाता है, वो हैं आपकी पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो। ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की हानिकारक जो यूवी जो रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको अवशोषित करती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा या से ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकता है या सकते हैं। तो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा है क्या। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जो कभी भी खत्म ना हो। वे प्राकृतिक और स्वतः पुनः पूर्ति करने वाली होती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव भार, ज्वारीय ऊर्जा। तो अब आप बताइए कि कौन सा है सही है, मतलब नहीं हो सकते हैं नवीकरणीय, जिनका नहीं हो सकता है। तो नवीकरणीय जिनका नहीं हो सकता है उसमें आप लोगों का एक तो आता है कोयला और दूसरा आ जाएगा पेट्रोलियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। फिर से आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह गिवन है। सो बांदीपुर नेशनल पार्क की मैंने बात करी थी। बांदीपुरा नेशनल पार्क हमारा मैसूर यानी कि कर्नाटका में है। मैसूर कहाँ, कर्नाटक में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ चंद्रप्रभा पशु विहार की, तो चंद्रप्रभा पशु विहार हमारा वाराणसी में ही है, तो 2 हो जाएगा। दाचीगाम सेंचुरी की बात करते हैं तो ये JNK हो जाएगा। और आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो ये अरुणाचल में है। 1 2 3 4 आपका बिल्कुल क्या है, 1 2 3 4 ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। ताजमहल का पाषाण कर्कट यानी कि कैंसर मुख्यतः किसके प्रदूषण से हो रहा है, तो ताजमहल का पाषाण कर्कट हो रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है, मथुरा रिफाइनरी से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक तत्वों को इसका रीज़न माना जा रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा SO2 हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और फिर ताजमहल पर तेजाबी बारिश होती है। इस कारण इसके संगमरमर के रंग को नुकसान पहुंचा, जिसे पाषाण कर्कट या संगमरमर कैंसर के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण अधिनियम पारित हुआ था किस वर्ष? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, सो करेक्ट आंसर इज 2010। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह थे। अब आप कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण अधिनियम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। थोड़ा काम आप अपने ऊपर भी करेंगे। अगला है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन निम्नलिखित वर्ष में आयोजित किया गया था। सो भाई मानव पर्यावरण पर मैंने आपको बताया था कब से कब तक, कहाँ से कहाँ चला, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी सम्मेलन को स्टॉकहोम घोषणा पत्र तो 1972 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और इस सम्मेलन में पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को भी शामिल करते हुए 119 देशों ने स्वीकार भी किया था। यूरो थर्ड क्या है, व्हाट इज यूरो थर्ड? सो यूरो थर्ड आपसे पूछा गया कि यूरो थर्ड क्या है। सो ध्यान रखिएगा, यूरो थर्ड प्रदूषक नियंत्रण मापदंड है। क्या है आपका, प्रदूषण नियंत्रण मापदंड है। यूरोपीय उत्सर्जन मानक यानी कि यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड प्रदूषण संबंधी नियामक है, जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। भारत में BS नामक है, वर्तमान में BS 4th मानक वाहनों की अनुमति है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आता है, जहां एकल सिंग वाला गैंडा पाया जाता है वो आपका कहाँ पर मिलता है? तो भाई हमारा जो असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा, वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। काजीरंगा में वैश्विक बाघों को संरक्षित क्षेत्रों के बीच सर्वोच्च घनत्व है और 2006 में से टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सो हाथियों के लिए भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार। पेरियार से कुछ भी आता है सीधे आपने केरला लगा देना है। और 1982 में इडुक्की और पथानामथिट्टा केरल में इसकी स्थापना हुई। 1986 में केरल वन विभाग और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, वन विभाग, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है। गोबर गैस में अधिकांशतः होती है, तो गोबर गैस में अधिकांशतः क्या होता है? सो ध्यान रखना है, इसमें होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। और बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 55 से 66%, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40%, अल्प मात्रा में इसमें वाष्प भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? सो भाई जो काजीरंगा है वो आप लोगों को पता है असम में है, आपने जैसे कि करा भी था। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्र उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। दुधवा ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है हमारा चेन्नई में।
और इसकी स्थापना 2003 में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई। तमिलनाडु चेन्नई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगला आता है यूएनएफएसएससी COP27 सम्मेलन नवंबर 2022 में डैश आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? आप सभी जानते हैं कि 2022 में जो हुआ था वो आप लोगों का हुआ था शर्म शेख मिस्र में हुआ। 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और COP29 का आयोजन हुआ 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली तथा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने वाली गैस का नाम आपसे पूछा गया है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है और ये है आप लोगों के ऑप्शन बी, मीथेन है। नेक्स्ट है, पूरा जलवायु पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? सो भाई पैलियो क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो इसका इन सभी के लिए होता है वृक्षवल्य के द्वारा, बर्फ सत्व यानी कि कोर के द्वारा, झील के निक्षेप द्वारा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर होगा। हिमनदीय भूविज्ञान है, समुद्र तल परिवर्तन है, तल परिवर्तन, इन सभी हिमक्रोण होता है उनके लिए, ये सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापता है? ये मैंने आपको पहले साइंस में भी कराया है। जो डाप्सन मात्रक होता है वो ओजोन की सांद्रता या मोटाई मापने के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? और ओजोन परत की मोटाई। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपसे बोला कि कौन है। तो भाई ग्रीन हाउस गैसेस में CO2, CH4, जलवास, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। जो फ्लोरीन कृत गैसें मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन से सल्फर हेक्सा क्लोराइड है, इनके SF6 है। ये सारी चीज़ें, ये सारी गैसें देखने को मिलती हैं। जो नहीं है वो है आपकी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है। तो ये निर्वहन कहलाता है वहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इकोलॉजी शब्द या नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? सो इकोलॉजी शब्द या नाम का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया था अर्नस्ट हैकल ने किया 1866 में अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आता है, किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? सो अल्पाइन वृक्ष अगर देखा जाता है इनकी हाइट तो वो हैं आपकी 2500 से लेकर के 3500 मीटर की हाइट पे देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर हुए। और जैसे कैल, स्प्रूस, देवदारू, इनके वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? सो भाई भारत का पहला, जिसे 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसे यूनेस्को के द्वारा 2012 में विश्व धरोहर स्थल भी डिक्लेयर किया गया, जो कि कई बार इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी जिम्मेदार गैसें हैं? तो अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं वो दो प्रकार की गैसें हैं, एक है SO2 और NO2 के कारण होती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है, वो जनपद कौन से हैं? सो यहाँ पर अगर बात करते हैं नंदा देवी की, सो ध्यान रखना है ऑप्शन ए चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। क्या हो जाएगा? चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान, 1988 में से विश्व संगठन यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव विघटक है? तो जैव विघटक प्रदूषक कौन सा है आपसे पूछा गया। जैविक अपशिष्ट ऑर्गेनिक वेस्ट की हम बात करते हैं, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सिंपल सा है भाई, 15 जून को हम बात करते हैं तो हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी। 2024 में इसकी थीम थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? तो वो है शैवाल, लाइकेन्स यहाँ पर ऑप्शन बी। लाइकेन का व्यापक रूप से पर्यावरणीय संकेतक या जैव संकेतक के रूप में उपयोग होता है। लाइकेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहाँ SO2 की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रसारित की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो भाई संगोष्ठी की बात हो रही है। देखो, शुभारंभ हुआ था 5 से 16 जून 1972 और लेकिन इसकी संगोष्ठी हुई थी 1968 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाया गया था और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नैरोबी में है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया था? तो ये 2016 का एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी नॉर्वे। नॉकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है। तो ये आप लोगों का मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सतत विकास संकल्पना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ। तो ये आपका जो सतत विकास संकल्पना है वो है आपका पर्यावरण विधि की, एनवायरमेंट लॉ। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ये आप कई बार कर चुके हैं, अभी तक 2-3 बार आपने कर लिया है। और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ये कर्नाटका में है। और हमारे यहाँ पर जो पहला बाघ प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी 1973 में शुरुआत हुई थी, जिम कॉर्बेट इस्टेब्लिश हुआ। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा है भाई? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो कौन है? मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस बताई थी और कौन सी नहीं है। मैंने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया था, तो ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको मूवमेंट रिलेटेड है आपका, ये एक पर्यावरण वन संरक्षण का आंदोलन था। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वन संरक्षण से। बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। तो बोरियल वन को वैसे कहा जाता है शंकुधारी वन, है ना। इस क्षेत्र के वन्य जो होते हैं वनस्पति अपेक्षाकृत आर्थिक और वन्य उत्पादों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे स्प्रूस है, पाइन है, रेडवुड है, ये इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वन्य उत्पाद हैं। क्या है आपके? वन्य उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए फेमस है? तो वह सुंदरवन डेल्टा आप सभी जानते हैं, भारत बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है बड़ा। और ये आप लोगों का सुंदरी के लिए, इसके लिए है सुंदरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है। सो बायोडाइवर्सिटी आपसे पूछा गया है कि क्या है, किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी संपूर्ण प्रजाति, संपूर्ण जीन, संपूर्ण पारतंत्रों का योग ही आपका बायोडाइवर्सिटी होता है। सो इसलिए 22 मई को विश्व के कई देश जो हैं जैव विविधता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन हाउस का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आप पहले भी कर चुके हैं। ओजोन हाउस का जो प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक ऐसा समूह है जो रंगहीन और गंधहीन है और सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये ओजोन परत हाउस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन की प्रोटेक्शन संरक्षण की दिशा में एक प्रोटोकॉल आयोजित एक आयोजन हुआ था, एक समिट हुई थी जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
1994 से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एमपी था और 2021 के अकॉर्डिंग भी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य हमारा एमपी ही रहा है। ठीक है ना। और प्रतिशत में जो है वो है मिज़ोरम, प्रतिशत में मिज़ोरम क्षेत्र वाला है एमपी। अगला क्वेश्चन आता है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक। अच्छा मुझे बताइए 2023 वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहाँ का वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? कमेंट ज़रूर कीजिए। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो ये होता है जलीय वातावरण में। किसका? जलीय वातावरण में। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? सर्वाधिक प्रतिशत वायुमंडल का। वायुमंडल होता है पृथ्वी का कवच। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, जलवाष्प, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन, ये निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। सो नेक्स्ट आता है, प्रोजेक्ट टाइगर का भारतवर्ष में आरंभ किया गया था किस वर्ष? सो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई थी। जिम कॉर्बेट पहला था, जो कि आपका पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? सो यहाँ पर ओजोन, अवक्षय, क्लोरोफ्लोरो बिल्कुल, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड है, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड। सो रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ये आप लोगों का क्या है यहाँ पर? गलत है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन नोदक है ना, प्रोपेलेंट कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, द्रव नोदक, इसके अंतर्गत अल्कोहल, द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित अमोनिया, हाइड्रोजन, इन्हें शामिल किया जाता है। दूसरा होता है ठोस नोदक, ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाने वाले ऑक्सीकारक और अवकारक पदार्थों का मिक्सचर होता है। इस मिश्रण में ईंधन के रूप में भिन्न ठोस हाइड्रोकार्बन और अवकारक के रूप में क्लोरेट, नाइट्रेट, इनका यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी है, मॉरिशस में पाया जाने वाला कौन सा पक्षी मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया? तो ये था डोडो। कौन था? डोडो विलुप्त हो गया था। जैसे कि डायनासोर, तो यहाँ पर डोडो, रेफस्कुलेटस, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शिमली पॉल कहाँ पर है? उड़ीसा में। नोकरेक कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है तो वो मेघालय में है। अगस्त मलाई की बात करते हैं तो ये केरल में है। और कंचनजंगा की बात करते हैं तो वो है हमारा सिक्किम में, तो ये वाला गलत है। इसके अलावा दुधवा यूपी में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, नामदफा अरुणाचल में, कान्हा एमपी में, बांदीपुर कर्नाटका में आपने कई चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगला आता है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल डिक्लेयर किया है, वो स्थित है कहाँ पर? सो ये ध्यान रखने हैं, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। तो ये है आप लोगों का संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड जिसे बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, एक कार्बनिक क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बनिक क्रेडिट होता है वो आपका 1000 kg CO2 के। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको जस्ट बताया था। हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1994 से शुरुआत हुई, लगातार मना रहे हैं। और ऑप्शन सी 16 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो भाई भारत में इसकी स्थापना 1906 में, हेडक्वार्टर देहरादून में है, देश का सबसे बड़ा वन संस्थान। और तो ध्यान रखना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। दो जैविक समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है इकोटेन। क्या कहा जाता है? इकोटेन, या संक्रमिका भी इसे कहते हैं, जैसे घास स्थल और वन क्षेत्र हैं। इकोटेन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषता मिलती है। ये दो या अधिक पारिस्थितिकीय तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए इसे तनाव का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इकोटोन ऑप्शन बी। रामसर स्थल क्या है? वट आर रामसर साइट्स? देखो भाई, रामसर स्थल की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ जो हैं उन्हें रामसर स्थल बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना है? तो ये आपका बना था 1981 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, रेड डाटा बुक जारी की जाती है IUCN के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो ये आपका समिट हुआ था क्योटो में हुआ था। तीसरा सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो भाई ये भारतीय शोध केंद्र है अंटार्कटिका में। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1984 में स्थापित, ये भारत का पहला, और दूसरा था आपका भारत का दूसरा था मैत्री। तीसरा कौन है? जल्दी कमेंट करो। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है वो कौन सी है? इनसेट। कौन सी है? इनसेट। इसरो के द्वारा शुरू बहुउद्देशीय भूस्तर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज, बचाव कार्य के लिए उपयोग में होती हैं। इनसेट का पहला उपग्रह अप्रैल 1982 में छोड़ा गया था। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो भाई हमारे यहाँ का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जेम कॉर्बेट। कौन सा था? जेम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो ये इंस्टीट्यूट संरक्षण के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट वो है आपका यहाँ पर पश्चिमी घाट। देखो भाई भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, मन्नार की खाड़ी, ये 4 हॉट स्पॉट हैं। इन्हें विविधता के संवेदनशील या हॉट स्पॉट की सूची में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्न समुच्चय में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं? सो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLCDI किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? तो ये सहयोग है आपका भारत, चीन, नेपाल। क्या है? भारत, चीन, नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो जो मल होता है यहाँ पर, ऑप्शन डी। क्या होता है? मल। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है? तो मैंने आपको बताया था ओजोन परत मापने के लिए हम डॉप्सन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी जिसे कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई इसका जो मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र में, नागपुर के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकीय तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो ये है आप लोगों का आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? सो ये ओजोन परत के रक्षण से ही संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम में मानस अभयारण्य सेंचुरी जाना जाता है किस चीज़ के लिए? तो जो मानस अभयारण्य है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फेमस है हाथियों के श्वेत पदार्थ, जैसे भारत को आइवरी कहते हैं, उसके लिए, हाथियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के ताप का बढ़ाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ पर? सो भारतीय वन्यजीव संस्थान है हमारा देहरादून में। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किस चीज़ से? तो ये घिरे हुए हैं पर्वत और पहाड़ियों से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग का यूज़ क्यों किया जाता है? कार्बन 14 का यूज़ होता है जीवाश्मों के लिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये क्या अवशोषित करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों को, ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है, किससे होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर। ये कई बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र प्रयुक्त हैं? एरियल फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ये लघु पैमाने वाले हैं, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन सी। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का, ऑप्शन डी यहाँ पर यूएसए का है, जो कि व्योमिंग प्रांत में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो भाई इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जो है वो है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरो। निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो धूम्र नगर के नाम से शिकागो, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट आता है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था, तो इसे प्रस्तावित किया था टांसले ने किया था। आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सी है? तो इनसे जो होता है ना वो जुगाली करते हैं, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है। वे गैसें जो वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं, हरित गृह गैस कहलाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो मैंने कहा कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता सुंदरवन क्षेत्र, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, तो ये सारे इनमें आपको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर आता है आपका शांत घाटी, है ना, केरल में है। सुरमा घाटी असम में है, चाय उत्पादन के लिए फेमस है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कश्मीर घाटी तो आप जानते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारे कश्मीर में। कहाँ पर है? JNK कश्मीर में है। ताचीग्राम भी यही राष्ट्रीय उद्यान है, सफ़ेद भालू के लिए फेमस है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, ये आपके MP में राष्ट्रीय उद्यान है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कौन सी है? देखिए भाई, मौजूद होती है, जैसे मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। परिणाम स्वरूप आँख, नाक में जलन होती है, फेफड़े के रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट आपने फिर बताना है। देखो भाई, ग्लोबिच ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। अगला है, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है, बिल्कुल है।
विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, बिल्कुल डूब जाएंगे। ये संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी द्वीप डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, इसलिए 1 2 3 4 आपका आंसर होगा। तो ये तो मैं आप लोगों के 107 एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो कि आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। आई होप सो ये आप सभी के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। कल से हम शुरुआत करेंगे, एक नई चीज़ आप लोगों के सामने आएगी और आप लोगों को हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बाकी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।